आज हम एक दर्दनाक हादसे को लेकर, जिस तरीके से यूपी के हाथरस में यह हादसा हुआ है, साजिश, इसको लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि योगी सरकार की ओर से, यूपी सरकार की ओर से ये कहा गया है, क्योंकि आपने सुना भी होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये साजिश है, यानी कि उनको ऐसा लगता है ये हादसा नहीं है और इसमें उनको साजिश की बू नजर आ रही है। और अब तक 135 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस दर्दनाक हादसे में, इस विभत्स हादसे में, इस भयावह हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। और अस्पतालों का क्या हाल है हम वो भी देख रहे हैं। लेकिन एसआईटी का गठन कर दिया गया है और सरकार ये कह रही है कि किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बाबा के खिलाफ, यानी भोले बाबा के खिलाफ किसी तरह की कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। बाबा अभी भी फरार है। बाबा कहाँ है, इसका अभी तक किसी तरह का कोई अता पता नहीं है। हालांकि कुछ मीडिया चैनल्स पर यह भी खबर सामने आई है कि भोले बाबा की ओर से कहा गया है कि ये जो भगदड़ मची उसके पहले में वहां से निकल गया था और उन्होंने अपनी गहरी संवेदना जो है, जो मृतक परिवार हैं, जो मृतक हैं, उनके प्रति जताई है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि ये हत्यारा जो बाबा है उसके खिलाफ पुलिस जहमत क्यों नहीं उठा पा रही है एफआईआर करने की, क्यों अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। और इस हादसा नहीं बल्कि साजिश के पीछे, यानी कि यूपी सरकार की माने तो ये साजिश है, योगी जी की माने तो ये साजिश है और उनको ये कहना है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये। इसके पीछे कौन लोग हैं उसको भी किसी भी सूरत में हम नहीं बख्शेंगे और उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हम काम करेंगे। चर्चा इसी को लेकर करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। लेकिन उसके पहले निशा, ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चैनल पर न्यूज इंडिया और लगातार हम बात कर रहे हैं हाथरस को लेकर। दरअसल हाथरस का जो हादसा है वो काफी ज्यादा भीषण है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है कि 140 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 35 से 40 लोग घायल हैं। और ये जब पूरा हादसा हुआ उसके बाद जब इन लोगों को लेकर अस्पताल जाएगा तो वहां पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको बेहतर नहीं मिली, किसी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिला या ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली और लगातार कई सारी अनियमितताएं देखती गई और इसी बीच लगातार कई जाने जाते गई, कई परिवार को जो चिराग है वो बुझ गए। लेकिन इसी बीच जब इस पर राजनीति भी होने लगी, राजनीति कहाँ भला पीछे रहने वाली, बात नीट की हो या कोई भी मामला हो, हर मामले में राजनीति होती है, इस मामले में भी राजनीति हो रही है। सवाल ये भी है कि आखिरकार जो तमाम पार्टियां हैं वो एकजुट क्यों नहीं होती, क्यों नहीं कहते कि ऐसे बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों आखिरकार ये कहा जाने लगता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, कि साजिश हो रही है, साजिश को आगे देखा जाएगा और क्या कुछ कार्रवाई होगी। वहां पर उन्होंने एसआईटी जांच के लिए भी कह दिया है, न्यायिक जांच की भी उन्होंने बात कह दी है। अखिलेश यादव यहाँ पर योगी सरकार को निशाने पर लेते हैं, बाबा वर्सेस बाबा का मामला यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो राजनीति दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार होने लगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं करे। सवाल ये उतना लाजमी भी है क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में ये मौत हुई है, कहीं ना कहीं अभी तक उस बाबा की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर देखा जाए कायदे से तो अभी तक एक सेवादार की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सवाल आखिरकार उठ रहा है कि आखिरकार बाबा कहाँ चला गया। और जैसा कि मेरे मित्र हमें भी जानकारी दे रहे हैं कि कई चैनल्स में तो ये भी दिखाया जा रहा है कि उनकी तरफ से जो तमाम जो मौतें हुई हैं उन पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है और उन्होंने मुआवजे तक की जो है बात कर दी। तो आखिरकार ये कहाँ से तक कुछ चल रहा है, उनकी गिरफ्तारी आखिरकार क्यों नहीं हो रही है। मेरे साथ 3 खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चलिए उनके पास चलते हैं, उस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार राजनीति इस पर हो क्यों रही है। मेरे साथ बीजेपी से राहुल शर्मा जी हैं, मेरे साथ जितेंद्र खुराना जी जो कि हिंदू मैन्युफेस्टो.com से, कांग्रेस से हैं हर्षित मिश्रा जी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम पर। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी की सरकार है, वहां पर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इतनी ज्यादा मौतें हुई, उस पर आखिरकार राजनीति क्यों हो रही है? क्यों आखिरकार उन परिवारों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया? गए वहां पर थे भक्ति करने के लिए, धर्म के काम के लिए गए थे और वहां से उनका परिवार ही वापस नहीं आया। आपको नहीं लगता ये बहुत निंदनीय और बहुत खराब है, बहुत दुखदाई है ऐसे समय पर भी राजनीति करना? बिल्कुल। और सबसे बड़ा तो हमारी संवेदना उन परिवारों के लिए है। मैं निशा के साथ एक सवाल और जोड़ देता हूं। सवाल सीधा सा ये है कि आप लोगों को ये साजिश क्यों लग रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है सरकार के खिलाफ? ये हादसा आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है? आप इस लापरवाही की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं कि हाँ लापरवाही बरती गई, ये प्रशासनिक लापरवाही थी, वो लापरवाही हुई और उसकी वजह से हादसा हो गया। आप इसको कॉन्स्पिरेसी का नाम देकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनकी भी लोगों की मौतें हुई है उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और बहुत दुखद घटना है, घटना नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी अपने परिवार के सदस्य खोया है तो उनके लिए हमारी बहुत दिल से संवेदना है, क्योंकि
परिवार का कोई भी सदस्य जाता है तो बहुत दुखद घटना है ये। और दूसरा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है उसे राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें दुख का समय में उन परिवार को सांत्वना देनी चाहिए जिन लोगों ने अपना सदस्यों को खोया है। और रही बात कि इसके पीछे क्या कार्रवाई हो रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि एडीजी आगरा जो खुद है वो इसकी जांच कर रहे हैं। जो अलीगढ़ कमिश्नर है वो कमेटी को हेड कर रहे हैं, वो खुद लगे हुए हैं। और जो प्रभारी मंत्री हाथरस के असीम अरुण, वो खुद आईपीएस रहे हैं, वो लगे हुए हैं। साथ में आज खुद मुख्यमंत्री हाथरस आए थे, उन्होंने मुआयना दिया है कि क्या कुछ किया जा सकता है। तो इस समय राजनीति नहीं होना चाहिए, सबको सांत्वना देनी चाहिए, सारी पार्टियों को मिलकर कार्य करना चाहिए। और रिपोर्ट आ जाएगी कब तक? 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करनी है कमिश्नर को। उत्तर प्रदेश सरकार से बड़े हो गए हैं ये बाबा, उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ा हो गया, केंद्र सरकार से बड़ा हो गया। सरकार से निशानी कोई भी बड़ा नहीं होता है। सरकार अपना पूरा कार्य कर रही है। आयोजकों के खिलाफ मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि आयोजक जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और 24 घंटे के अंदर जो अलीगढ़ के कमिश्नर है उन्हें रिपोर्ट देनी है कि क्यों ये घटना हुई है। देखिए, आनंद फानन में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है और जो भी आयोजक है उनके खिलाफ एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि जो वहां पर आयोजक थे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन ईमानदारी से बताना, क्या बाबा के खिलाफ, जो बाबा करीब 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, क्या उसके खिलाफ एफआईआर हुई है? क्या एफआईआर में उसका नाम है? मेरे साथ अमित जी बिल्कुल अभी एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कमिश्नर खुद हेड कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि अगर दोषी पाए जाएंगे तो बिल्कुल एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अभी उस कमेटी की रिपोर्ट को आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोई भी कितना बड़ा शक्तिशाली लोग होगा, चाहे बाबा होगा या कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता होगा या पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी षड्यंत्र होगा, तो बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। चाहे वो शासन के लोग हो, चाहे बाबा लोग हो, जिसने भी लापरवाही किया उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राहुल, मैं निशा एक सवाल मैं करना चाह रहा था राहुल जी से, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, आप सवाल करिएगा। मैं ये कह रहा हूं राहुल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, देखिए आप ये कह रहे हैं कि भाई इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाई अगर इस पूरे मामले को आप हादसा ना होकर कॉन्स्पिरेसी का नाम देंगे तो राजनीति कौन कर रहा है, तो साफ जाहिर हो जाता है। भाई राजनीति तो आप ही कर रहे हैं ना, इसका मतलब बढ़ावा कौन दे रहा है? लगातार हमारी ये पार्टी और सरकार दोनों से सेवा में लगे हुए हैं। सबसे पहले जैसी घटना की खबर आई थी, केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। और आप देखिए, खुद मुख्यमंत्री आज घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इससे पूर्व के मुख्यमंत्री कितनी घटनाएं होती थी, कितने घटनास्थल पर जाया करते थे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब से घटना हुई है, खुद तीन मंत्री असीम अरुण और संदीप सिंह लगातार वहां पर मौजूद है। और कुछ सांसद सारे वहां लगे हुए, सारा डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है वो वहां कल से ही मौजूद है। और खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो सेवा कार्य में और जो प्रशासन को कार्य करना चाहिए वो तो सरकार कर रही है। लेकिन जो विपक्ष है इस समय राजनीति करने में लगा हुआ है कि देखिए कैसे सरकार फेल हुई है। सरकार नहीं है, जो आयोजन करता है, उन्होंने जितने लोगों की परमिशन दी थी उतने प्रशासन ने परमिशन दी। उसके बाद अगर वहां ज्यादा लोग आ गए, भगदड़ मच गई है, तो उसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आएगी जिसमें खुद कमिश्नर और एडीजी रैंक के आदमी इन्वॉल्व है। उनकी रिपोर्ट आने दीजिए, पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। कोई भी अगर अधिकारी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, बाबा होगा तो भी उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो भी बड़े से बड़ा अगर इसमें जो लोगों की लापरवाही हुई है किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कार्रवाई पूरी होगी। बस उस रिपोर्ट का आने का इंतजार कीजिए अमित जी। चलिए, रिपोर्ट के आने का इंतजार करें। बाबा को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल बख्शे हुए 27 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, इतनी सारी मौतें हुई हैं, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं, और आप कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के सीएम कह रहे हैं कि साजिश हुई है। किसके खिलाफ साजिश हुई है? सरकार उनकी थी, पुलिस उनकी थी। इतना बड़ा प्रोग्राम होता, पुलिस को जानकारी थी। विफलता किसकी? मैं आपके पास आना चाहूंगी हर्षित जी, आखिरकार विफलता किसकी है? ये आपके प्रदेश में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर क्वांटिटी से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, जितने लोगों को पहुंचना चाहिए, जितने लोगों के लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया उससे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं, भगदड़ जाती है, लोगों की मौत हो जाती है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं साजिश हुई है। ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है बैठे हैं वो। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दें, भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट दीजिएगा सर, एक मिनट दीजिएगा, बीच में रोका टोकी नहीं, नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने इतनी लंबी चौड़ी बात कही, पूरा खाका तैयार किया। आज मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए उसमें ये गिरफ्तारी हुई क्या? उसमें दोषी कौन पाया गया? इसकी कोई रिपोर्ट आई क्या? ये अभी नहीं, इनको मैं 50 साल का समय देता हूँ। खैर, इनकी सरकार तो जाने वाली 6 महीने के अंदर। ये एक एफआईआर पुलवामा के ऊपर नहीं कर पाए, ना एक ऐसा नाम बता पाए कि घटना किसने करवाई थी। आज उन जवानों के बहे हुए एक एक खून, एक एक टुकड़ों का जवाब ये देश मांगता है। ये भारत आज भी शर्मिंदा है, पुलवामा के आतंकी जिंदा है।
सेम इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो लगभग अभी दिखाया जा रहा है आंकड़ा 122 जाने गई, 25 होंगी, 50 होंगी, कुछ लोग तकलीफ में है, 10 दिन बाद टेस्ट कर जाएंगे, उनका कोई रिपोर्ट नहीं होगा। ये सरकार, मैं अभी लिख के दे दूं, जब तक ये सरकार राज्य में बनी रहेगी 2026-27 तक, तब तक ये एक FIR और एक गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे। सेम पुलवामा की स्थिति उत्तर प्रदेश में हाथरस की स्थिति बना दी गई। सभा करने से पहले बाबा ने शासन प्रशासन से उसकी रिपोर्ट ली थी, वहां परमिशन लिया था। आज मैं जानना चाहता हूं कौन सा SP, DSP, SHO जाके वहां तैनात था जब वहां ये घटना हो रही थी, तो पुलिस प्रशासन कहाँ थी? अगर संख्या 20,000 के आंकड़े ऊपर थी तो वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं थी? बेसिक स्ट्रक्चर क्यों नहीं था? मूलभूत प्रशासनिक लोग वहां क्यों नहीं थे? ये सोची समझी लोकसभा सत्र के दौरान एक साजिश है, आदित्यनाथ योगी की सरकार का फेलियर है और भारत के ऊपर एक ऐसा कलंक है कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ न्याय की निगाह से देख रहा है। इनके समय में बाबाओं का दबदबा इतना बन चुका है, इनके सांसद मंत्री हाथ जोड़ के सिर्फ राजनीति का धर्मीकरण करने के लिए बाबाओं के आगे खड़ा रहते हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम की सरकार ले लीजिए, चाहे वो कोई अन्य बाबा का ले लीजिए। हाँ हर्षित जी, सवाल मेरा आपसे ये है, भाई देखिए आप विपक्ष में हैं, सरकार को आप घेरने का काम कर रहे हैं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा अधिकार है आपको, लेकिन सच तो ये भी है ना, ये बाबा इतना बड़ा जो बना है ना, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इसको बड़ा बना दिया, ये BSP के समय में भी इतना बड़ा था, समाजवादी पार्टी के समय में इतना बड़ा था, हो सकता है कि बीजेपी के समय में थोड़ा और बड़ा हो गया हो, लेकिन बढ़ावा तो सबने दिया है ना। कांग्रेस पार्टी से कौन एक बात जानना चाहते हैं, बाबा की बात ही छोड़ दीजिए, क्या आतंकी भी भाजपा सरकार से बड़े हैं? कहाँ गई वो रिपोर्ट? मैं जानना चाहता हूं, सलमान खान जी के ऊपर सिर्फ 2 गोलियां चलती हैं, मात्र 7 घंटे के अंदर हत्यारे का पता चल जाता है, गोली किसने चलाई, पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु हो जाती है, गुजरात के किस समंदर तट पे बंदूक फेंका गया उसके सुनिए मेरी बात, उसकी पता चल जाती है, लेकिन पुलवामा के जवानों का पता आज तक नहीं चलता है कि वो लोग कौन थे। आज भी ये देश शर्मिंदा है, पुलवामा कातिल जिंदा है। डिबेट को डाइवर्ट नहीं करते हैं, मुद्दे पर ही रहते हैं। राहुल जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद जितने के पास जाऊं। राहुल देखिए, मुझे लगता है कि हर्षित जी अभी इतनी जो हार हुई है, अभी हालिया लोकसभा चुनाव में उससे बाहर नहीं आ पाए हैं। जनता ने 2019 में भी जवाब दिया था, जनता ने 2024 में भी जवाब दे दिया। अगर ये बातें करेंगे किसी राहुल जी बोलने दीजिए, आपने जो बोला उसका जवाब वो दे रहे हैं। अगर हमको ये जवाब हमें नहीं, जवाब इस देश को देना होगा, जवाब उत्तर प्रदेश को जवाब देश की जनता ने 2024 में दे दिया है, हमें इनका जवाब दिया है, अभी 1 महीने पहले जवाब दिया है। समस्या यह है कि आपके साथ आप सच सुनने नहीं चाहते हैं, जनता ने आपको 99 पे लाके रख दिया है, आप कहाँ है? लगातार 2 बार चुनाव हार रहे हैं, 2024 में चुनाव हारे। इन्हीं के, मैडम सारी बात छोड़ दीजिए, इन्हीं के सरकार में चिनाक हेलीकॉप्टर लखनऊ से गायब हो जाता है, चोरों की इतनी बड़ी हिम्मत कि सेना का हेलीकॉप्टर चुरा ले गए। आज तक अभी हर्षित मिश्रा जी को मुझे लगता है राजस्थान में जाना पड़ेगा कि उदयपुर में क्या घटना हुई थी, कैसे गले लग दिया गया था, क्या किया था आपकी सरकार ने, कैसे आपकी सरकार हुआ करती थी, कैसे साधुओं की क्या किया था आपकी सरकार ने, मुझे हम सारी बातें करनी पड़ेंगी। हमारे बोलेंगे झारखंड के अंदर क्या हुआ आपकी सरकार के अंदर, अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमला, उत्तर प्रदेश में आतंकी हमला, श्रद्धालु कहाँ जाएंगे आप बताइए? श्रद्धालु कश्मीर में नहीं सेफ है, उत्तर प्रदेश में नहीं सेफ है, गुजरात में नहीं सेफ है। निशा जी ने कही है मुद्दे पे रहिए, देश की बातें ना करें, जहाँ मुद्दा है उस पर रहिए। शुरू में बोला, एक मिनट जितेंद्र जी के पास चलते हैं, अभी तक एक बार उनसे बात हुई। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी यहाँ पर कह रही है कि वहां पर योगी आदित्यनाथ गांव पहुंचे हैं, तमाम लोगों का हालचाल जाना, मुआवजे की बात कह दी है, तमाम 3 कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचे, तो क्या है कि जब वहां सिर्फ जाने से क्या उन तमाम परिवारों का दुख कम हो जाएगा, वो दर्द कम हो जाएगा जो उन्होंने अपने परिवारों को खोया? और जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस से कहा जा रहा है, पुलवामा को याद दिलाया जा रहा है, कहने का मतलब इनका ये है कि सब कुछ कागजी तौर पर बात तो कर ली जाती है, वहां पर भी FIR दर्ज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। इनका कहने का मतलब ये यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, आप क्या कहेंगे? हाँ निशा जी, देखिए ऐसा है, मैं कोई भी राजनीतिक किसी का राजनीतिक विषय, इसको राजनीतिक दृष्टि से मैं देखना नहीं चाहता। हाँ, राजनीति से ये प्रभावित अवश्य है, क्योंकि 135 की जो गणना है, जो इतने लोग मर गए, जो लगभग ये सुनने में आ रहा है, तो बहुत बड़ी संख्या है। देश में तो किसी की भैंस घूम जाए तो उस पर भी राजनीति हो जाती है, देसी नेता, ये हमने देखा है, भैंस कुत्ते बकरी पे राजनीति हमने इस देश में देखी है।
मेरा यहाँ पर कहना कुछ और है कि मैं इस बाबा के ऊपर बात करना चाहता हूँ। 2-3 बिंदु जो मेरे पास जो है एज ए हिंदू आइडियोलॉग, ये बाबा है कौन? ये बाबा ना तो मैंने जितना स्टडी अध्ययन किया, ना तो किसी आचार्य से दीक्षित है, ये ऐसा पता नहीं चल पा रहा, और ना ही ये किसी अखाड़े से जो हमारे संतों के अखाड़े होते हैं, ना ये किसी अखाड़े से जुड़े हैं। तो ये है कौन? और ये जो भोले बाबा साकार हरि नाम है इनका, और पुराना नाम शायद सूरजपाल जाटव है शायद, अगर मेरा नाम जो मैंने अपने समाचार जो आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा ये निकल के आया, और ये कांस्टेबल की शायद पुलिस की नौकरी में थे या कोई आईबी की नौकरी में थे, और इनके ऊपर 5 केस थे और यौन शोषण का भी इन पर आरोप लगा था। ओके, तो बात ये बाबा है कौन ये, और मानव धर्म की बात, कौन सा मानव धर्म? मैंने बहुत प्रयास किया, मेरे को इनका कोई प्रवचन ही नहीं मिला, और कि कौन से धर्म का सत्संग कर रहे हैं आप? जो ये स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ हुई, ये तो विषय है ही है, पर ये विषय ये है कि एक बाबा ये इस व्यक्ति की आइडेंटिटी और ये किस धर्म का प्रचार करने, कोट पैंट टाई पहन के जो व्यक्ति। अच्छा चलिए, आप ये बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ा एक सवाल मेरे पास मेरे को ध्यान में आ रहा है। आप ही कह रहे हैं कि आखिरकार कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ना फोटो खिंचवाते हैं, ना वीडियो बनवाते हैं, ना लोगों के सामने आने का प्रयास करते हैं। हमेशा वीडियोग्राफी जब की जाती है तो सेवादारों द्वारा मिसबिहेव किया जाता है उन तमाम श्रद्धालुओं के साथ भी जो उनके साथ जुड़े हैं। फिर ये सवाल उठता है कि ऐसे जिनकी आइडेंटिटी ही नहीं, पता ही नहीं लग रहा क्या क्या है, तो इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं? दूसरा, जो निशानेबाजी राजनीति की चल रही है, अखिलेश यादव का कैसे नाम इसमें सामने आ रहा है कि अखिलेश यादव की फोटो उनके साथ में है? तो जब राजनीति का एक बड़ा चेहरा जी निशा जी, देखिए, किसी के साथ फोटो होने से मैं उसको ये नहीं कहता कि वो उनके पीछे है, ऐसा नहीं कह सकते। कल को योगी जी के साथ भी फोटो, किसी भाजपा नेता के साथ भी फोटो आ जाएगी। मैं किसी को भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं इसमें कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता, वो सेकेंडरी इशू है। हाँ, सरकार की तरफ से जो, चाहे ये सरकार हो या कुछ भी हो, वो मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि जब 10-10, 20-20, 50,000 लोगों की गैदरिंग होती है, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका एक प्लान तो होना चाहिए, योजना तो होनी चाहिए कि जो लोग आयोजन करा रहे हैं, खाली धार्मिक नहीं, राजनीतिक आयोजन भी तो होते हैं जिसमें 1-2 लाख लोग आते हैं, उसके लिए एक पूरा परफॉर्मा बनने की आवश्यकता है कि पहले आयोजक जो है वो एक लेआउट प्लान दें कि मंच कहाँ होगा, लोग कहाँ होंगे, आएंगे जाएंगे कैसे, उनको मैनेज करने के लिए जो आयोजक है उनकी तरफ से कितने लोग वहां पर बिठाए गए हैं, कहाँ उनको जाने के लिए। अब यहाँ पर नहीं, आप बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात पे आप मेरी बात काट रहे हैं। नहीं, अरे अमित जी रुको, सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे तो भगदड़ मस्ती रहेगी, वो आगे कभी ना। मंदिर में भगदड़ की बहुत सारी घटनाएं, अभी देखिए कुछ दिन पहले दुर्भाग्य से काबा में, मक्का में मुस्लिमों के वहां पे भगदड़ हुई, हम उसका भी दुख मनाते हैं कि नहीं होना चाहिए। बात यह कि एक योजना बनाने की जरूरत है, एक लेआउट प्लान हो जो डिजास्टर मैनेजमेंट को दिया जाए, डीएम को दिया जाए, और प्रिंसिपल, एक 50,000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या, 10-20 हजार की संख्या बड़ी होती है, उसमें लेआउट प्लान हो, आएंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ से, पानी की व्यवस्था क्या है। अब गर्मी में कोई वहां पर मान लीजिए पानी से लोग बेहाल हो जाते हैं, गर्मी तेज हो जाती है, मानसून आ गया है, कोई योजना थी कि आज का फोरकास्ट चेक किए कैसे, अगर बारिश आ जाती आज, मान लीजिए 50 ml, 60-70 ml सेंटीमीटर बारिश आ जाती, तो ये जो संख्या है दुर्भाग्य से बहुत बड़ी होती, उसका जिम्मेदार कौन होता? यानी कि योजना बनाने की जरूरत है कि लेआउट प्लान हो, और जब 50,000 लोग हैं तो वहां एम्बुलेंस होनी चाहिए, वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी होनी चाहिए पहले से, भले उसके चार्जेस आप आयोजकों से लें, उसके लिए चार्ज करेंगे। सही है, आप ये जितने भी लूप होल्स आप गिना रहे हैं ये बिल्कुल सच बात है। अगर ये वहां पर व्यवस्थाएं होती तो हो सकता है कि इतना बड़ा हादसा, इतना भयावह हादसा हमें देखने को ना मिलता। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि सर देखिए, हाँ जितेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप हिंदुओं की आवाज को बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं, जितना मैं आपको समझता हूँ सर या जानता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि लोगों को क्या अब जागरूक होने की जरूरत है, खासतौर पर हमारी माताओं बहनों को, कि ऐसे बाबाओं के बहकावे को। और देखिए ना, आप देखिए ये जो महिलाएं होती हैं, खासतौर पर ये जो महिलाएं होती हैं ये कम पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान इनको नहीं होता है, और ऐसे उनको लालच दिया जाता है, लालच दिया जाता है जितेंद्र जी, उनको लालच दिया जाता है कि भाई आप अगर मेरे सत्संग में आओगे, मेरा सत्संग सुनोगे तो आपका ये काम हो जाएगा, आप ये फलीभूत हो जाओगे, आपको बेटा पैदा हो जाएगा, आपको बेटियां पैदा हो जाएंगी, या जो भी है तमाम तरह की चीजें जो कही जाती हैं। क्या उस बहकावे में आकर ये सब जो भेड़चाल चल रही है देश के अंदर, क्या आपको लगता है कि इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है? हाँ, नहीं, मैंने आज इसी पर एक संदेश जो है सारे मीडिया के जो आपको भी भेजा था,
135 के जो लोग दुर्भाग्य से मारे गए, मेरे ख्याल से इसमें 100 से अधिक महिलाएं हैं। क्या मेरी ये संख्या ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और जो मीडिया की रिपोर्ट से पता चल रहा है, जो भगदड़ हुई है वो महिलाओं के जो सेक्शन था उसी वहीं से हुई है। वो जा कहाँ रही थी? वो बाबा के तथाकथित बाबा के जाने के बाद चरण धूलि लेने के लिए। अब मैंने ये आर्टिकल में पढ़ा कि ये बाबा कहता था कि पाखंड दूर करो, मानवता धर्म है, पाखंड दूर करो। और ये जो चरण धूलि लेने का, ये भी बाबा का ये पाखंड ही है अपने आप में। वो तो चला गया, वो पहले बाबा है कौन से शास्त्रों का वो प्रचार कर रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा। और महिलाएं भावनात्मक होती हैं, जो अपने परिवार को और अपना अच्छा भला चाहती हैं। उनको लगता है कि ऐसा कुछ करके उनके परिवार का, बाल बच्चों का, पति का, पिता का सुख, माता का भला होगा। ये भावनात्मक होने के कारण बहुत बड़ी बड़ी लिखी महिलाएं क्या क्या ऐसे जो हैं जो क्या कर्म कांड करती हैं, या कुछ भी ऐसे रीति रिवाज नए भी बना लेती हैं। तो अगर आप ध्यान करें, कोरोना काल में तो कोरोना माता की पूजा करने लगी बिहार में महिलाएं। कोरोना माता की यूपी में, बिहार में कोरोना माता की पूजा महिलाएं कर रही थी, उसमें पुरुष कोई नहीं दिखा, क्योंकि ये उनकी भावनात्मक रूप से उनको लगता है कि कोरोना माता की पूजा करके उनके परिवार को कोरोना नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसमें चरण धूलि लेने के लिए महिलाएं भागी। तो यानी कि महिलाओं को, उनके लिए भी एक काउंसलिंग बड़े स्तर पे जरूरत है कि आप इस तरीके से भागे ना। और ये उस बाबा का फर्ज बनता था, दुष्ट आयोजक का, कि जब वो जा रहा है तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, मैं नाम भी लूंगा। हरियाणा में एक बहुत बड़ा बाबा है, उसके भी कार्यक्रम ऐसे ही होते रहे, जो जेल में रहा, और अभी भी शायद वो पेरोल पे है, जेल पर है। वो अपने आश्रम में, जो उसके आश्रम में पार्क बना हुआ था, उसमें बहुत सारे फलों के और पौधे लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे। वो जोन सी हरी मिर्च तोड़ लेता था ना वो बाबा, तो उसके जो शिष्य बने हुए थे, वो उस हरी मिर्च को दक्षिणा देके, पैसे देके खरीदने की होड़ रहती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब लोग हैं, तो एक हरी मिर्च 4 परिवार 250-250 रुपए देके 1000 रुपए की वो एक मिर्च खरीदते थे, और इतनी सी मिर्च लेके जाया करते थे। ये पाखंड नहीं तो क्या है? हमें ये हमारा संघर्ष इस मूर्खता से है, हमारा संघर्ष इस मूर्खता से है, जो धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, जो हमारे यहाँ पर सज्जन जो राजनीतिक बैठे हैं, इनकी भी है और इनके नेताओं की भी है, चाहे वो माननीय योगी जी हो या माननीय अखिलेश यादव जी हो। इसलिए ये इस बाबा का कर्तव्य था, चरण धूलि लेने वो महिलाएं नहीं भागती तो ये भगदड़ नहीं होती, और अगर वो महिलाएं जाती भी, योजना बनी होती, तो भी भगदड़ नहीं होती। ठीक है राहुल जी, मेरा एक सवाल आपसे ये था, क्या अशुभ नहीं रहा है एनडीए सरकार के लिए तीसरा जो कार्यकाल है पीएम मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी, आपको लगता है कि अशुभ रहा है आपके लिए? आप देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो जाता है, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन धराशायी हो रहे हैं, एयरपोर्ट जो है वो धराशायी हो रहे हैं, और भी ना जाने क्या क्या हुआ है इस देश के अंदर, और अब देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया। मतलब अशुभ है ये एनडीए सरकार का जो तीसरा कार्यकाल जो रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में, बहुत ज्यादा अशुभ रहा है आप लोगों के लिए। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर रद्द किए जा रहे हैं, मतलब आप ये मानिए कि सरकार लगातार फंसती जा रही है, क्या हो रहा है? नहीं देखिए, जो भी घटना ये हुई है, जैसे आप इसे जोड़ रहे हैं कि अन्य घटनाओं से, वो एक अलग घटना है। प्राकृतिक घटना को नहीं रोका जा सकता है ना, अगर कहीं कुछ इस तरीके से अगर घटना हो जाए तो रोका नहीं जा सकता है। लेकिन इस घटना के बारे में जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो आयोजक हैं, आयोजकों ने क्या प्रशासन से क्या डिमांड रखी थी? क्या उन्होंने डिमांड रखी थी कि हमें कितनी हमें यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी चाहिए, कितनी एम्बुलेंस चाहिए? क्या ये सारी डिमांड रखी गई थी? और जो रिपोर्ट आएगी कि बाबा उस समय कहाँ थे, बाबा ने क्या कहा, बाबा की क्या कर्तव्य बनता था, वो सारी रिपोर्ट के आने के बाद ही कार्रवाई होगी। मैं सिर्फ इस बात की बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत दुखद घटना है, जिन नहीं होनी चाहिए थी। जिन भी लोगों ने परिवार के सदस्य खोए हैं, उनको दुख को कोई नहीं समझ सकता। कोई अपने परिवार का जाता है तभी पता पड़ता है, चाहे भले केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है, चाहे राज्य सरकार ने घोषणा की है। दुखद घटना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और जांच होने दीजिए, कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे बाबा हो। आप इस बात पर नहीं, राहुल जी, आप इस बात पर जोर दे रहे हैं बार बार कि भाई आयोजकों ने क्या क्या डिमांड की, क्या आयोजकों ने इस बात की डिमांड करी, क्या इस बात की डिमांड, भाई प्रशासनिक हमला क्या कर रहा था? आप ये बताइए कि 50,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी, 50,000 की जगह लाखों लोग कैसे पहुंच जाते हैं? 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अगर इतने लोग वहां पर पहुंचे तो इसका मतलब लापरवाही तो प्रशासन की है। उनको अनुमति दी कैसे कि उनको जब पता है कि 50,000 से ज्यादा लोग कुछ ऐसा हुआ होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आप क्या कह रहे हैं राहुल जी?
निशा जी अपना सवाल तो मैं समझ नहीं पाया, आप दोनों ने सवाल नहीं राहुल जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप तमाम चीजें कह रहे हैं कि जो भी होगा, जो भी गुनहगार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं अमित से कह रही हूँ कि अमित, ये सोचिए जरा कि ये अगर हादसा किसी कांग्रेस वाले स्टेट में हुआ होता तो यही राहुल जी का स्टेटमेंट क्या होता, ये किस तरह से भी बातें कर रहे होते। बचाव की स्थिति में अभी फिलहाल राहुल जी आप लोग है ही नहीं, क्योंकि सरकार आप लोगों की थी और आप लोगों के जो प्रशासनिक जो हमला है उसने ध्यान नहीं दी। मैं हर्षित जी, मैं अभी आपके पास आऊंगी, समझने की कोशिश करूँ, क्योंकि देखिए इस समय पर राजनीति सब लोग कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये ऐसा समय सबको एकजुट होने की जरूरत है, एक दूसरे पर आरोप एक साथ मिलकर भैया बाबा को पकड़ो, बाबा को अब जाने मत दो, इतने सालों तक उस पर पहले से भी क्रिमिनल केस काफी सारे हैं, यौन शोषण का मामला, लैंड का मामला है, तो ऐसे बाबाओं को पकड़ो और अब ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, अब इस तरह के मामलों में ना पड़े, अंधविश्वास में ना पड़े। क्यों नहीं आप लोग कहते पीछे पीछे, हम इसमें साथ हैं आपके। जी आपके पास आऊंगी, पहले मैं हर्षित जी से जवाब ले लेती हूँ। जी देखिए, आपको एक बात बता दें मैम, ये जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार कहीं ना कहीं जो धर्म है उसका राजनीतिकरण करके बाबाओं का वोट बैंक के रूप में रोल लेती है, उनका उपयोग करती है। अभी आपको बता दें, नए नए एक हिंदुत्ववादी चेहरे चमके हैं जिनको Z+ सुरक्षा मिल रही है, सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। एक सरकार थी कांग्रेस पार्टी, इस समय यही उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट था, निगाह मिला के इंदिरा गांधी जी से कहता है कि आपका बरेली का चुनाव रद्द किया जाता है, क्योंकि यह चुनाव सरकारी अधिकारियों का उपयोग करके गलत तरीके से कराया गया। आज योगी बाबा के सरकार में अतीक अहमद नाम का एक गुंडा उसी कोर्ट में खड़ा होता है और जज उठ के चले जाते हैं कि मैं इनका केस नहीं सुन सकता। आज ये सरकार है, एक सरकार कांग्रेस की थी कि बाबा रामदेव जी उसके बाद सूट और सलवार पहन के भागते थे रामलीला मैदान से। आज ये सरकार है कि वो एक बड़े बिजनेसमैन बन के चंदा देते हैं, अब तो सुने हैं दवाइयां भी देते हैं, कोरोनिल, कोरोना का तत्काल इलाज, इनका स्पुतनिक भी और कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कुछ दिन पहले उनकी एक दवा आई है संतान प्राप्त करे बिना शादी के, बिना सेक्स के, ऐसा यूनिक तरीका उनके मन में आता है। ये तो मुझे लगता है जी को जानकारी कम है अपनी पार्टी के बारे में, पूरे देश को इस स्थिति पर लाके रख देते कि आज ये पूरा देश ही खत्म हो जाता। और वर्तमान सरकार की जो बात रही, आप देखिएगा, लिख के दे दें, एक हफ्ते के अंदर जो बाबा भोलेनाथ है, जो बाबा ये सब घटनाएं करवा रहे हैं, बाबा की सरकार है, वो विदेश में नजर आएंगे आपको, और सरकार कहेगी उनको विदेश से लाने का सारा एफर्ट हम लगा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है अमित जी को ना भी जानकारी नहीं है चीजों की, कहेगी कि वो गुप्त रास्ते से नेपाल चले गए, वो गोरखपुर होके चले गए, जवाब दीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा था, मुझे अभी इन्होंने बोला कि अतीक अहमद कोर्ट में खड़ा था, जज ने सुनी नहीं, तो मेरा इनसे ये पता है, इन्हें पता है कि हमारी पार्लियामेंट्री में चार पिलर होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अलग-अलग मीडिया भी चौथा माना जाता है। न्यायपालिका सरकार के अंदर कार्य नहीं करती, वो जज के हाथ में है, वो मैटर सुनेगी या नहीं सुनेगी। और अतीक अहमद से बहुत ज्यादा लगाव है आप लोगों को, मुझे लगता है वो सरकार अतीक अहमद से बहुत ज्यादा लगाव है, लगता है कांग्रेस को बहुत दुख हो रहा होगा। अभी देखा होगा इलाहाबाद में कितने लोगों की हत्याएं करी, कितने लोगों को लूटपाट करी अतीक अहमद ने, बहुत ज्यादा अतीक अहमद के नाम ले रही है कांग्रेस। अभी जी इनसे पूछिए क्या रिश्ता है कांग्रेस का अतीक अहमद का, क्या चाहते हैं अतीक अहमद के साथ क्या होना चाहिए था। और दूसरा इन्होंने रामदेव के लिए मैं बताना चाहूंगा अमित जी, 2011 के अंदर जब हरिद्वार के अंदर पतंजलि की शुरुआत हो रही थी, 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार के बैठे हुए थे, याद कीजिए 2011 की, 2011 के अंदर 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस के बैठे हुए थे। हरीश रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, गोवा के दिवंगत का मुख्यमंत्री थे, केंद्र सरकार के मंत्री बैठे होते हैं। रामदेव जी के साथ किसके साथ ये सबको पता है। ऐसे घटनाएं देश में घट रही हैं कि उसका निष्कर्ष लेने में पीछे हट रहे हैं। आज ये देश में योगी बाबा गए, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सरकार वहां गई, उसका मुआयना की, जायजा की, कोई एहसान किया देश के ऊपर, इनके ऊपर हर्षित जी, मैं आप ही के बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन हाँ देखिए राहुल जी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, वो मोहम्मद साद, मुझे आज भी याद है, कोरोना काल में मोहम्मद साद जिसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने कोरोना फैलाया दिल्ली एनसीआर के अंदर, आज तक उस मोहम्मद साद का पता नहीं चला कि वो पकड़ा गया, कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बताइए। तबलीगी जमात का आप कोरोना काल की जिक्र कर दिए है, तो कोरोना काल की एक घटना हम भी बताना चाहते हैं।
कोविशील्ड नाम की एक कंपनी आती है, हजारों हजारों करोड़ों रुपए सरकार को देती है, उसका इंजेक्शन लगभग देश की 80% लोगों को लगवाया जाता है। इसका साइड इफेक्ट आज ब्रेन में दिक्कत हो रही है, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ गई है। और यह पूरा मनाइए कि हमारी सरकार ने दवाई बना ली। अगर आपकी सरकार होती तो पता नहीं लाखों लोगों की जाने जा चुकी होती। आपकी तरह आप लोगों की तरह बैठे नहीं रहे, प्रधानमंत्री लगातार कार्य करते रहे, बाकी सरकार ने काम किया है, लेकिन आपको हर नेता का राजनीति करने का शौक है कि कुछ भी हो जाएगा तो सरकार पे डाल दीजिए, कुछ भी हो जाएगा तो सरकार पे डाल दीजिए। कल आप ही के नेता सदन में क्या कह रहे थे कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू कायर होता है, हिंदू को आप लगातार उल्टी सीधी बातें करते हैं, बातें करते हैं और कहते हैं सरकार की गलती हो गई है। भाजपा पार्टी के सांसद रहे बच्चे वहां ऑक्सीजन से मर गए, उसी गोरखपुर की घटना है। जितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी आप बोलिए, जितेंद्र जी बोलिए। आपने एक प्रश्न किया था भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय हैं कि ये जो मोदी जी ने जो वो शपथ ग्रहण ली, क्या ये अशुभ थी या जो उसके बाद बहुत रोज कोई ना कोई घटना हो रही है। मैं आपका, क्योंकि मैंने इस पे कुछ लेख लिखा था, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। दोनों जो मेरे यहाँ पे हमारे मित्र बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ दोनों ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को धर्म का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। क्या सूर्यास्त के बाद कोई शुभ कार्य किया जाता है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या कोई शुभ कार्य सूर्यास्त के बाद किया जाता है? भाजपा के प्रवक्ता बता दें और सपा के जो प्रवक्ता जो ये कौन सी दूसरी पार्टी के वो बता दें। सूर्यास्त के, कांग्रेस के, क्या सूर्यास्त के बाद कोई शुभ कार्य किया जाता है? इस बात का जवाब मैं देना चाहूंगा कि देखिए अपनी अपनी धार्मिक मान्यता है अमित जी। हर कोई कहे कि आप सूर्यास्त के बाद करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम तय नहीं कर सकते, सरकार तय नहीं कर सकती। सरकार में कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है। अगर आपको सूर्यास्त के बाद करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है, आपको किस मुहूर्त में करना है, ये उस व्यक्ति विशेष की राय हो सकती है जो पूजा अर्चना को धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसमें सरकार कोई लेना नहीं है। ना ये कवि राजनीतिक विश्लेषक है, हम एमए पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं। हम जानते हैं भाजपा पार्टी के समर्थित आज कुछ संगठन काम करते हैं जो हिंदू संगठन है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, इससे पहले हिंदू युवा वाहिनी थी आदित्यनाथ योगी जी की, ऐसे कई बजरंग दल हैं। आज मैं यह देखना चाहता हूं कितना दल आकर के न्याय की मांग करता है। आज वहां जो हिंदू समुदाय के लोग मरे हैं, औरतें मरी, बच्चे मरे, आज मैं देखना चाहता हूं 1 महीने के अंदर, 1 साल का समय देता हूँ, कौन सा संगठन हिंदुओं के साथ न्याय की बात करता है? ये सब लोग गायब हो जाएंगे। जब किसान जो हिंदू किसान थे, भाजपा की सारे संगठन है, हिंदुओं के नाम से वोट लेने वाले संगठन है। राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि वही हिंदू हिंसा करते हैं जो बीजेपी समर्थित है, जो बीजेपी सपोर्टर है। या बात आज पूरा हो चुकी है। वाला नहीं, क्योंकि वहाँ जितेंद्र जी की बात सुनते हैं, एक बार जितेंद्र जी की बात सुनते हैं। आप दोनों की बातें बहुत देर से चल रही हैं। जी जितेंद्र जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो शपथ ग्रहण जो लिया था, जो मैंने चेक किया वो 7:23 का था और जो सूर्यास्त था 7:16 या 18 पे हो चुका था। तो ये शपथ ग्रहण सूर्यास्त के बाद हुआ, जो मेरी जानकारी के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। ठीक है, ये और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी उनकी यूट्यूब पे भी हैं, वो तो पूरी ज्योतिष गणना से कह रहे हैं कि ये अशुभ समय था मोदी जी की जो शपथ ग्रहण का था। मैं इसको राजनीति से नहीं कर रहा, जो हिंदू धर्म कह रहा है मैं वो कह रहा हूँ, मैं इसमें किसी की निंदा नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सूर्यास्त के बाद मोदी जी ने जो शपथ ली वो शुभ नहीं मानी जाती। एक बात, यानी अमित ने जो बात कही, किस घड़ी में शपथ ग्रहण किया, किस घड़ी में सरकार की शुरुआत थी कि लगातार सरकार घेरे में है, लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार सरकार जो है सवालों से बाहर ही नहीं आ पा रही, परेशानियों से बाहर ही नहीं आ पा रही है। हाँ, तो भाई मैं तो देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कुछ बातें हम ऐसे हिंदू वक्ता जानते हो कि मेरा जो वो है हिंदू पॉलिटिकल स्टडी और सरकारों की नीतियां क्या है और हिंदू धर्म में क्या घालमेल हो रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट जो है, इतना तो हम कॉमन सेंस जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कोई शुभ कार्य तो नहीं किया जाता। मुझे तो मेरी जानकारी में तो नहीं है। ठीक है, तो अब जो माननीय मोदी जी ने किया वो हमने उनके ऊपर छोड़ा। अब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर उन्होंने कहा
कि ये शुभ नहीं था। और जहां तक हिंदू धर्म की बात है तो पूज्य शंकराचार्य जी ने, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के पूज्य शंकराचार्य जी ने आज सुबह, कल शाम को, कल रात को या आज सुबह वक्तव्य दे दिया कि इसमें बाबा को कड़ी से कड़ी सजा, बाबा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मैं चाहता हूं अभी तक बाबा की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। नहीं अमित जी, अभी तक बाबा की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। ठीक है राहुल जी, जल्दी से 15 सेकंड में अपनी बात रखिए, आखिरी कमेंट आपका, समय नहीं बचा। फिर बोलूंगा, दुखद घटना है, कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए थी, कार्रवाई सख्त से सख्त होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे बाबा हो चाहे आयोजक हो, कोई भी। और ऐसे मुद्दों पर अमित जी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, ऐसे भी हमने घटनाएं देखी है, मुख्यमंत्री तो छोड़ दी, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा करता था, खुद मुख्यमंत्री जैसी घटना हुई है, शासन पहुंचा, प्रशासन पहुंचा, मुख्यमंत्री पहुंचा, और सरकार की तरफ से राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है, और आगे भी जो कार्रवाई बनेगी, सरकार हर घटना में अपने जनता के साथ खड़ी हुई है। राहुल बार बार अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम पहुंचे, कैबिनेट मंत्री पहुंचे, कोई नहीं पहुंचता। उनके प्रदेश में होगा, अगर किसी भी प्रदेश में कोई घटना होगी, किस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा, कितनी बड़ी घटना होगी। बार बार राहुल जी आप इस बात को मेंशन कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत सारे प्रदेशों में घटनाएं हुई है जब मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, बहुत सारे प्रदेशों में घटनाएं हुई है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो ठीक है। देखिए निशा, ये बात तो सही है, राहुल जी की बात से तो मैं सहमत हूं कि मुख्यमंत्री का घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का जायजा लेना, जो अस्पताल में लोग मौजूद हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात करना। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते तो अमित जी 5 साल नोएडा आए भी नहीं थे, कितनी घटनाएं नोएडा में हुई थी, कभी 5 साल नहीं आए हैं। बिल्कुल, जो सही है वो सही है। मैं वहां पर जाने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया योगी जी ने जाकर, ये बात तो सच है। ठीक है, हर्षित मिश्रा जी जल्दी से, हर्षित मिश्रा जी जल्दी से 10 सेकेंड। हाँ हर्षित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे क्या? देखिए सर, बात बड़ी स्पष्ट है कि हम लोग हाथरस के हुए हादसे पे जो लोगों को ऊपर ज्यादती हुई, जो लोगों ने जान गंवाए, जो घायल हैं, सरकार से उनकी राहत का मांग करते हैं। सरकार उनके परिवार को एक राहत मुहैया कराए, आगे आने वाले वर्तमान में ऐसी कोई घटनाएं ना हो, उसके लिए उचित प्रबंधन करे सरकार। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है, जो भी इसमें दोषी पाया जाए, तहसीलदार हो, वहां का एसएचओ हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। चौथी हमारी मांग है, सरकार जो भी करना चाहती है निष्पक्ष रूप से, धर्म से अलग होकर करे। जो भी बाबा हैं उनके वोट की चिंता ना करे, वोट उनको पूरा मिलेगा, क्योंकि वो लगभग धर्म का राजनीतिकरण कर चुके हैं। सिर्फ अयोध्या के हिंदुओं को गद्दार कहते हैं, ये बात अलग है कि अयोध्या के हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहे जो ये चाहते हैं। अयोध्या के लोगों के साथ हुई जो ज्यादती है उसका अयोध्या ने बदला लिया। देश और प्रदेश जो हाथरस में गए थे सत्संग में, वो भी इस चीज का बदला लेंगे। आगे वाले चुनाव में 2027 में राज्यसभा वहां पे जो चुनाव होगी विधानसभा की, उसमें निर्णय देख लेंगे। विधानसभा चुनाव 2027 में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या इन्होंने हिंदुओं के लिए किया। मैं एक ऐसे जानना चाहता हूँ आधार जो हिंदू के पक्ष में काम किए हों। हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके मार्केट में आए हैं, बाजार में अपना एक बाजार गर्म किए हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि कोई एक ऐसा कानून बता दे जो किसानों के हित में लाए, कोई एक ऐसा कानून बता दे जो महिलाओं के हित में लाए हो, कोई एक ऐसा कानून बता दे जो छात्रों के हित में लाए हो, कोई एक ऐसा कानून बता दे जो बूढ़ बुजुर्ग के हित में लाए हो। आज छात्रों की स्थिति उत्तर प्रदेश में ऐसी है जो जाके बेचारे बिहार में रोजगार तलाश रहे हैं, और उनका लेखपाल का यहाँ रिजल्ट आया, कहे कि जो वहाँ नौकरी छोड़ के आए उनको रोजगार भी नहीं मिला। राहुल जी के जवाब प्रोग्राम खत्म करना था आपको, आपकी बात इतनी लंबी होती है, लगातार सवाल। राहुल जी आप अपना जवाब दीजिए, बहुत छोटा सा दीजिएगा इनके। देखिए मैं जवाब देना चाहूंगा कि देखिए लोकतंत्र के अंदर जितने भी सवाल इन्होंने उठाए हैं वो चुनाव उसका जवाब देता है। 2019 में जनता ने जवाब दिया था, जब पुलवामा के बाद मोदी सरकार दोबारा आई। 2024 में सरकार जवाब दिया, सरकार दोबारा आई, और यही सरकार 2022 में रिपीट हुई थी योगी आदित्यनाथ जी की। लगता है मिश्रा जी को बहुत गलत फहमी है, तैयारी पूरी करके नहीं आते हैं, इनके फैक्ट पता नहीं है, कहाँ से सोच के आते हैं, कहाँ बता रहे हैं। यही किसान ने वोट दिया तो इसलिए उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार रिपीट हुई थी, आपको पता ही नहीं है। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? मुझे लगता है आपके जो कुछ किसान है वो शायद अलग वाले किसान होंगे जो आप लोगों के साथ बैठते होंगे, तो आम किसान है वो भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है जितेंद्र जी, जल्दी से। जितेंद्र जी आवाज आ रही है ना आपको? देखिए मेरा ये कहना है कि प्रथम दृष्टया तो ये कोई मजाक की, बड़े उपहास की बात है कि एक बाबा वहां से चला जाता है, चरण धूली
लोग लेने की लेते हैं और वो वहां से गायब हो जाता है, और मतलब समझ लो सरकार भी उसकी चरण धूलि ढूंढ रही है एक तरीके से। और वो उसको कम से कम कस्टडी में तो लीजिए, आप एफआईआर मत कीजिए, कम से कम कस्टडी में तो ले लीजिए ना, कि वो अपने दायरे, इतना तो सरकार का दायित्व बनता है। ये तो हमारे मतलब हमारे ऊपर शर्म की बात है कि देश के अंदर ऐसी एक राज्य में इतना बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश, और उसकी वहां पे एक व्यक्ति गायब हो जाता है और पता नहीं चल पाता। ये बाबा को कस्टडी में तो लीजिए, और एफआईआर में नाम आएगा बिल्कुल, ही आएगा, बुलडोजर नहीं तो बाबा कोर्ट क्यों ऑर्डर। चाहते हैं? योगी जी बुलडोजर बाबा मैं क्यों चाहते हैं? बुलडोजर चला देते हैं, जो भी उनके मेरा सामने अन्याय की बात करता है बुलडोजर चलता है, और और कहीं ना कहीं दूसरी बात ये कि मैंने जो देखा पढ़ा कि ये इन जो ये भोले बाबा है, इनका जो समर्थक है वो अनुसूचित जाति और ओबीसी का बहुत बड़ा समझ आता है। शायद दोनों पक्ष, कांग्रेस हो या भाजपा हो या सपा हो, सब अब दबाव में रहेंगे, क्योंकि बाबा जी जिस तरफ चलेंगे तो बहुत बड़ा वोट बैंक चला जाएगा। लेकिन इन 133 लोगों को न्याय कैसे बिल्कुल, मिलेगा, ये समय पहली मेरे पास कम है। जितेंद्र जी माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। राहुल जी आपका बहुत धन्यवाद। हर्षित आपका बहुत धन्यवाद। निशा आपका भी बहुत धन्यवाद। और सवाल यही है कि हाथरस में ये हादसा था या वाकई में जो योगी सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये एक साजिश भी हो सकती है, और इसीलिए एक कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से भी इसकी जांच होगी। लेकिन जांच तो होगी, ये जांच कब तक पूरी होगी और कब जितने भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई भी ऐसी हो जो मिसाल बने, इसके लिए इंतजार करते हैं। आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल फॉर न्यूज़। नमस्कार।